तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ण। क्या पढ़ेंगे आज? वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाए हुए थे लेटर, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाए थे लेटर, लेकिन आज क्या पढ़ना है हमको? वर्ण या अक्षर। इसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसको है, ठीक है ना। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। खंड या टुकड़ा का मतलब समझता है, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे अ, ई यानी कि छोटी, जैसे अ हो गया, इसको खंड या टुकड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन क है तो इसको तो तोड़ देंगे ना, क्योंकि क में क्या है, क हलंत जोड़ अ है, तो इसको क को हम तोड़ देंगे, लेकिन अ को नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अ में अ ही मिला है, इसमें दूसरा कोई वर्ण नहीं है, सिर्फ एक ही है। कौन है? स्वर है। कौन है? स्वर है। छोटी ई हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ण हो जाएगा। अगर बड़ी ई हो जाएगा तो बड़ी ई में दो ई मिला ना, इसलिए यह आपका टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटी ई नहीं होगा, छोटी ऊ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगर क हलंत हम कर दें, क हलंत अगर कर दे तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अ की मात्रा निकल चुका है। अगर इसमें पूरा क अगर हम देते हैं तो इसको टुकड़ा हम कर लेंगे ना। अगर इसको हम जैसे कि अगर आप लेते हैं क अगर लिखेंगे पूरा तो इसको हम टुकड़ा कर लेंगे, लेकिन क हलंत अगर हम कर देंगे तो इसको टुकड़ा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें अ की मात्रा निकल चुका है इसमें से, और जब हलंत हटा देंगे तो क पूरा हो गया, इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहता है? वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के समूह। जितना वर्ण है सभी के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो जितना वर्ण हो गया, जितना समूह है, वे सबको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत? और हिंदी वर्णमाला में अक्षर की संख्या कितनी है? कितनी है? 48 में। सरल हिंदी व्याकरण में 48 दिया है, और आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण में कितना है? 52 है, लेकिन अधिकांशतः यह 48 से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए यह क्या है आपका? वर्णों के समूह में को वर्णमाला कहता है। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 48। यह मोटा वाला व्याकरण जब पढ़िएगा आधुनिक हिंदी व्याकरण, तो उसमें कितना दिया है? 52 को है। तो इस तरह से आपका वर्ण हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वर्ण संकेत किसे कहते हैं। संकेत का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है संकेत का मतलब? संकेत का मतलब होता है बाबू इशारा, ठीक है ना। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण संकेत किसे कहते हैं? तो लिपि को हम क्या कहते हैं? वर्ण संकेत कहते हैं। लिपि को हम क्या कहते हैं? वर्ण संकेत कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यह टोटल वर्णमाला जो है यह कितना है? वर्णमाला में अक्षर की जो संख्या है वह कितनी है? 48 आपको बताया है। तो वह कौन कौन है? तो आपको सबसे पहले ये जानकारी है कि इसमें वर्ण जो है यह आपका दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। प्रश्न रहा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है ना। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहता है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं?
स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि स्वर वर्ण में आपका अगर यहाँ अ है तो अ में अ ही मिलेगा ना। अगर आ दिया है आपका, आ दिया है तो आ में अ मिलेगा तब है ना आ बनेगा। लेकिन इसमें दूसरा वर्ण तो नहीं है। अगर यहाँ पे दीर्घी है तो इसमें क्या होगा, छोटी ई मिलेगा तब है ना दीर्घी बनेगा। लेकिन ई भी क्या है, आपका स्वर है। क्या है, आपको पता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन, अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक इनकी संख्या 11 है। ये क्या है, आपका स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। समझ में आ रहा है ना। इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है इनकी संख्या। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले स्वर के डिफिनेशन पूरा जान लीजिए, ठीक है ना। स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं बताइए। स्वर वर्ण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन, एक मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। नहीं, स्वर वर्ण के 2 प्रकार है। पहला हो गया आपका मूल स्वर। क्या हो जाएगा, मूल स्वर। एक में हो जाएगा मूल स्वर और 2 में क्या है, संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण के 2 प्रकार, पहला है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में क्या आ जाएगा, अ, छोटी ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा। देखिए इसमें आ हर्षई दीर्घई इस तरह से आ जाएगा, जिसमें मूल स्वर है। इसमें किसी मतलब डबल, समझिए ना कि डबल उसका अनुवाद। तो मूल स्वर अ आ छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए और ओ तक है। ए और ओ तक है। इसमें अ और औ ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, जो संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। और ये दोनों को छोड़ करके बाकी जितना भी है ये टोटल क्या है, मूल स्वर है। क्या है, मूल स्वर है। क्योंकि अ के उच्चारण में, इसके उच्चारण में अ जोड़ ए हुआ है, अ जोड़ ए हुआ है। और इसके उच्चारण में, अ के उच्चारण में आपका अ जोड़ ओ हुआ है। क्या हुआ है, अ जोड़ ओ हुआ है। समझ में आ रहा है। ये संयुक्त यानी कि 2 को मिला है इसमें, अ और ओ ये दोनों का संयुक्त हुआ है, दोनों का मिलन हुआ है, तब ये क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षु दीर्घु ए ओ, ये सब क्या हो जाएगा, आपका मूल स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा। और हई 2 अय और औ ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। क्योंकि अय जो बना है, अ जोड़ अय मिला है, अ और ए के मिलने से अय बना है, और अ जोड़ औ के मिलने से क्या बना है, औ बना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर प्रश्न पूछे कि मूल स्वर कौन कौन है, तो अ आ हर्षई दीर्घी हर्षु दीर्घु ए और ओ है। जबकि आप जानते हैं कि स्वर कितना है, 11। स्वर कितना है, 11। लेकिन 11 में लेकर के ए आपका अय और औ ये 2 को छोड़ करके कै गो बचा, 9 गो ना बचा। तो 9 गो कौन स्वर में जाएगा, मूल स्वर में। यह स्वर का भेद है। क्या है, स्वर का भेद है, स्वर वर्ण का भेद है। यह 2 प्रकार के हो गया, मूल स्वर और दूसरा क्या हो गया, आपका संयुक्त स्वर। समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, मूल स्वर और दूसरा क्या हो गया, संयुक्त स्वर। यह स्वर के कितने भेद है, स्वर के कितना प्रकार है, 2 प्रकार है। कौन कौन, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। आपको पहले भी परिभाषा हम बताए हैं कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहता है जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो इसमें बताइए कहीं दूसरा वर्ण है, नहीं है। ये टोटल कौन है, स्वर वर्ण है।
स्वर वर्ण है ना, यह टोटल स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण के दो प्रकार है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब इसमें मूल स्वर क्या वो है, 9 गो है, अ आ छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ ए और ओ। शेष बचा 2 गो, तो 2 गो क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। कौन, अ और औ। अ जो है अ जोड़ ए बना, यानी कि अ जोड़ ए के मेल से अ बना, तो 2 गो का संयुक्त हो गया। संयुक्त मैंने मिल जाना, जुड़ जाना, ठीक है ना। तो 2 का मेल यहाँ हो गया, तो अ बन गया। यहाँ अ जोड़ ओ बना, तो क्या बन गया आपका, औ बन गया। कोई दिक्कत, यह आगे आपका क्लियर हो गया। अब ये आपका स्वर वर्ण क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए मूल स्वर, इसमें स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है वह कहां से होता है, कंठ और तालु का उपयोग किया जाता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसका प्रयोग करते हैं, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसका प्रयोग करते हैं, कंठ और तालु का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसका उपयोग हम करते हैं, तो बताइए किसका उपयोग करते हैं, कंठ और तालु का। यानी कि देखिए अ से लेकर के औ तक जब पढ़िएगा ना, तो उसमें कहीं भी यानी कंठ और तालु के अलावा किसी भी की आवश्यकता नहीं है। जबकि व्यंजन जब पढ़िएगा तो व्यंजन में सब कुछ की उच्चारण में आएगा। जैसे अगर हम क कहेंगे तो क कंठ से कहेंगे, अगर च कहेंगे तो तालु से कहेंगे, च ट मूर्धा से करेंगे, त दंत से करेंगे, प ओठ से करेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपका स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में हम अपने मुख के सारे भाग से, यानी कि कंठ से, तालु से, ओठ से, दांत से, सबसे उच्चारण करता है। लेकिन स्वर वर्ण में सिर्फ कंठ और तालु का ही उपयोग होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसका उपयोग होता है, सिर्फ कंठ और तालु का उपयोग हम करते हैं। जैसे अ, तो अ कंठ से निकल रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए, तो देखिए जहां जहां जिसका हम प्रयोग करेंगे तो कंठ और तालु का प्रयोग हम करते हैं किसके उच्चारण में, स्वर वर्ण के उच्चारण में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब हम ये आपका तो स्वर वर्ण हो गया। अब इसमें देखना है कि अब मूल स्वर के भी कितने प्रकार हैं। यह टोटल आपको पूरा डेफिनेशन के साथ हम लेकर के चल रहा है, ठीक है। और ध्यान से इसको समझिएगा। प्रश्न है आपका मूल स्वर के कितने भेद हैं, तो इसका भी क्या गो भेद है, मूल स्वर का भी 2 गो भेद है। परीक्षा में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप क्या बताइएगा, 2 प्रकार के कौन कौन, मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। अगर पूछ दे कि मूल स्वर के उदाहरण कौन कौन है, तो अ से लेकर के सिर्फ ए और औ को छोड़ दीजिएगा, और बाकी यह सब जो है ना यह मूल स्वर का उदाहरण है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछ दे आपका कि संयुक्त स्वर के उदाहरण कौन कौन है, संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन कौन है, तो आप सीधे बोलिएगा संयुक्त स्वर का उदाहरण अ और औ है। अगर पूछ ले परीक्षा में कि अ किससे मिल करके बना है, अ किससे मिल करके बना है, तो अ जोड़ ए के मिलने से अ बना है। अगर पूछ दे परीक्षा में कि औ किसके मिलने से बना है, तो अ जोड़ ओ के मिलने से क्या बन गया है, औ बन गया है। क्या बना है, औ बन गया है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। परीक्षा में अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए अ किसके मिलने से बना है, 4 ऑप्शन दे दे, तो इसमें अ जोड़ ए को ध्यान में रखिएगा, इसके मिलने से क्या बना है, अ बना है। अगर पूछ दे कि औ किसके मिलने से बना है, तो उदाहरण में ऐसे ऐसे 4 को अगर दे दे, अक्षर को पहचान करके ही तो रखना है ना कि अ जोड़ ओ के मिलने से औ बनता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये अगला प्रश्न है आपका कि मूल स्वर के कितने भेद हैं। तो मूल स्वर के भी इसका भी 2 गो भेद है। पहला कौन, ह्रस्व स्वर है, कौन है, ह्रस्व स्वर है। और दूसरा कौन है आपका, इसमें दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर। क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। पहला ह्रस्व स्वर हो गया और दूसरा क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब हम प्रश्न पूछेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहता है,
तो उन स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में द्विगुना यानी दीर्घ माने दुगुना यानी कि बड़ा समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं तो लिखिएगा कि ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लिखिएगा, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में कि हम इसका अ अगर लिख दिए, इसके उच्चारण में कम ना समय लगा, कम समय लगा कि नहीं लगा, खाली हम अ कह दिए तो इसके उच्चारण में कम समय लगा। अगर दीर्घ स्वर के आए तो आ कहेंगे ना, तो आ कहने के क्रम में ज्यादा बल देने की जरूरत पड़ती है। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर, और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न पूछे कि ह्रस्व स्वर के उदाहरण कौन कौन है, तो अ छोटी ई छोटी ऊ, यानी कि इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, अ छोटी ई छोटी ऊ और ई। ये आपका क्या हो गया, ह्रस्व स्वर का उदाहरण हो गया। क्या हो गया, ह्रस्व स्वर का उदाहरण हो गया। समझ में आ रहा है। यह हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर का उदाहरण। अगर दीर्घ स्वर का उदाहरण अगर पूछे कि दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन कौन है, तो आ बड़ी ई, इसमें आ बड़ी ई बड़ी ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ। उसके बाद ए आए ओ और औ, यानी कि इसके उच्चारण में क्या लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। और जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। प्रश्न पूछे कि ह्रस्व स्वर के उदाहरण कौन कौन है, तो आप बोलिएगा अ छोटी ई छोटी ऊ और ई, और इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि दीर्घ स्वर के उदाहरण कौन कौन है, एग्जाम्पल में उदाहरण कौन कौन है, तो ये सारा बोल दीजिएगा आ, यानी कि जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगे। दिमाग में इतना रखिएगा कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगे उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे अ अगर हम कह दिए तो कम समय लगा, कम समय लगा अ, लेकिन आ का मतलब अ जोड़ अ मिल गया, यानी कि इनके उच्चारण में डबल अ हो गया, डबल अ हो गया तो आ हो गया ना। इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत। अब अगला है आपका स्वर वर्ण, तो आपका क्लियर हो गया। अब हम लेके चलेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, एक ही क्लास में आपके सारे वर्ण को समाप्त कर देंगे। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, हम 10 बार समझाएंगे, लेकिन समझना है। ये समझना सबसे बड़ी चीज है। ये नहीं देखना है कि हमको समझ में नहीं आया तो पूछेंगे तो सर बोलेंगे, वो बात नहीं है। आप समझने के लिए आए हैं, तो जितना समझिएगा उतना हम समझाएंगे, जितना आप पढ़ना चाहते हैं उतना हम पढ़ाएंगे। बस मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। नहीं समझ में आए 10 बार पूछिएगा, हम बताएंगे। अब आगे हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। अब अगला हो गया आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण तो समझ लिए, अब क्या है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क में इसमें व्यंजन हो गया, क्या हो गया, क व्यंजन वर्ण है। क्यों, क्योंकि इसमें क में अ छिपा है। तो क हलंत जोड़ अ, हई आपका व्यंजन हो गया, हई आपका स्वर हो गया। स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द तैयार होता है, जो नया अक्षर तैयार होता है,
उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ द इत्यादि, यानी कवर चवर टवर तवर पवर, ये सब क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन वर्ण हो गया। जैसे क ख पढ़ लिए, क वर्ग हो गया, उसके बाद च से जा पढ़ लिए, च वर्ग हो गया। तो इस सब के उच्चारण में जैसे अगर च हम लिखते हैं तो च हलंत जोड़ आ हुआ, तो हई आपका व्यंजन हो गया, और हई क्या हो गया आपका? स्वर हो गया। तो दोनों के मिलने से नया विकार बन गया, तो च हो गया। तो यह च क्या हो गया आपका? व्यंजन वर्ण हो गया। क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हुआ है। क्या हुआ? स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हुआ है, तब जाकर के क्या बना है? यह च बना है ना। तो च में अ मिल गया, च हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन वर्ण हो गया। जबकि आपको स्वर वर्ण में समझाए थे कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ से लेकर के अ तक, इसमें दूसरा वर्ण है? नहीं है। अगर अ है तो अ भी कहेंगे तो इसमें अ निकलेगा ना। लेकिन अगर हम क, तो क हलंत जोड़ अ हो गया, तो क तो है, व्यंजन के साथ आपका स्वर मिला हुआ है। कोई दिक्कत? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं बताइए? व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण जो है इसका कै गो भेद है? कै गो है? 3 गो भेद है। व्यंजन वर्ण का 3 गो भेद है। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। पहला क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए तो? तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। समझ में आ रहा है? यानी कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं? कितने भेद हैं? 3 गो। कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कोई दिक्कत? अब इसमें स्पर्श व्यंजन जैसे कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। जैसे क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक काउंटिंग कीजिए तो आपका 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 25 हो गया ना। क से लेकर के प तक 5 गो हो गया, 5 गुने 5 25 हो गया ना। यह क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 4 गो है। उसके बाद में अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए? 4 गो है। य हलन, र हलन, ल हलन और व हलन। ये 4 गो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बाबू? 4 है। उसके बाद है आपका स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या भी कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन? इनकी भी संख्या 4 है। तलावे स, मूर्धन स, दन स और ह। क्या है? इनकी भी संख्या क्या गो है? 4 गो है। और इन सारे व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ के रूप में भी दिखाया गया है। तो अगर प्रश्न पूछे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? क्या गो भेद है? 3 गो है। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। समझ में आ रहा है ना? अब अंतःस्थ व्यंजन कौन गो है? 25 गो। अंतःस्थ व्यंजन क्या गो है? 4 गो। और ऊष्म व्यंजन क्या गो है? 4 गो है। प्रश्न पूछे कि स्पर्श व्यंजन में 25 गो कौन कौन है, तो क्या बताइएगा? क से लेकर के प तक, यानी कि क वर्ग से लेकर के, जैसे क से अंग तक हो गया, प से म तक हो गया, यानी 5 गो हो गया ना। क ख ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ थ थ द ध प प म 5 गो हो गया। तो 5 गुने 5 25 गो हो गया। तो इनकी संख्या क्या गो हो गया? 25 गो। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 गो।
उसके बाद क्या गो है ये 4 गो है। कौन कौन? य हलंत, र हलंत, ल हलंत और व हलंत। इनकी संख्या कितनी है? 4 गो है। समझ में आ रहा है ना? इनकी संख्या 4 गो है। तो ये चारों जो है यह आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। 25 4 29 और हाई क्या हो गया? 4 गो। जोड़ मिल करके 33 हो गया। इसलिए व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है। तो आई उष्ण व्यंजन 4 गो है। तलावे सा हलंत, मूर्धन सा, दंड सा हलंत है। यानी कि यह ह जो है 4 गो है, यह क्या हो जाएगा? आपका उष्ण व्यंजन हो जाएगा। क्या है बोलो? छात्राज्ञा भी है। ठीक है ना? तो बताएंगे कौन क्या है। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन है छत्र ज्ञ और स्र जो है ना, आगे बताएंगे छत्र ज्ञ और स्र। यह क्या आपका संयुक्त व्यंजन है? क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त तो पहले ही बताया था ना कि जो दो को मिलने से बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे। तो छत्र और ज्ञ और स्र यह सब दो को मिलने से बना है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यह आपका छत्र ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। अब हम ये देखेंगे मात्रा किसे कहते हैं। तो वर्णों व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन मूल स्वर चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कि प्रश्न पूछे कि मात्रा किसे कहते हैं, यानी कि समझिए कि एक ही क्लास में आपका वर्ण समाप्त हो जाएगा। प्रश्न पूछे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा जैसे मानकर चलिए कि अगर लिखा है यहाँ पे मात, अगर लिखा है मात लिखा है तो मात्रा लगाएंगे आकार तब ना माता हो जाएगी, तब ना माता होगा। हाँ, तो इसमें आकार हर्षई दीर्घी वाला आकार खाली हर्षो दीर्घ सब क्या हो जाएगा? मात्रा है। ये सब क्या है? मात्रा है। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और मात्राएं टोटल कितनी होती है? मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। जैसे मानकर चलो कि यहाँ अगर आ हम कर दिए, देखिए आ अगर कर दिए तो आ में आकार हो गया तो यह आपका मात्रा हो गया। अगर हम छोटी कर दिए तो छोटी का मतलब यहाँ हर्षी है ना, हर्षी है। ये सब क्या हो गया? मात्रा है। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मात्रा कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। अगर पूछे कि मात्रा कौन कौन है तो आकार हर्षी वाला हाई दीर्घो हर्षो दीर्घो, उसके बाद री वाला छोटका जो आता है ना री, उसके बाद में ए आय, आय के ऊपर आ जाएगा आय ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आ जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा बताइए? एक और है आपका ए है। देखिए यहाँ पे एक ए है और एक आय है, ओ है औ है। 10 को हो गया मात्रा? 10 को हो गया ना? देखिए फिर से हम इसको बताते हैं। मात्रा जो 10 को है ये आपका आकार हाई हर्षी वाला दीर्घ वाला हर्षु वाला दीर्घ वाला री वाला, उसके बाद आपका ए आय ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा 10 को हो गया। कोई किसी के साथ मिला दीजिए। जैसे क के साथ हम आकार जोड़ दिए तो का हो गया। अगर का के साथ हर्षई अगर जोड़ दिए तो की हो गया। दीर्घी जोड़ दिए तो दीर्घई की हो गया। हर्षु जोड़ दिए तो हर्षऊ को हो गया। दीर्घु कर दिए तो दीर्घऊ को हो गया। क पर एकले कर दिए तो के हो गया। डबल कर दिए तो क हो गया। को कर दिए तो को हो गया। क कर दिए तो क हो गया। यानी कि मात्रा किसी भी वर्ण पर, यानी कि व्यंजन वर्ण के किसी भी अक्षर पर जब मात्रा है हम डाल देंगे तो उसके रूप बदल जाता है।
जैसे यहाँ अगर हम क है, क में मात्रा डाल दिए तो बदल गया, क तो नहीं बोलेंगे, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, का बोल रहे हैं। तो यह आपका व्यंजन वर्ण का में मात्रा का उच्चारण हो गया, कोई दिक्कत। अब अगला है आपका अनुस्वार और विसर्ग। तो आप अ से लेकर के औ तक जानते हैं, अ से लेकर औ तक जानते हैं, लेकिन उसमें दूगो छूट गया है, दूगो छूट गया है। और दूगो है कौन, तो अनुस्वार और विसर्ग। जैसे अंग और अ हम करते हैं, अंग और अ बोलते हैं ना, तो हई और हई यही क्या है, अनुस्वार और क्या है, अनुस्वार और क्या है, विसर्ग है। समझ में आ गया, हई हो गया अनुस्वार और हई हो गया विसर्ग। यानी कि ये गो ऊपर हो गया तो अनुस्वार हो गया, और ये दो गो हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग हो गया। कोई दिक्कत। ये दोनों व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। ये दोनों व्यंजन है, दोनों जो है ना ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन इनके उच्चारण में क्या है, आंग आंग। यानी कि आंग हम कहते हैं ना, अंग आ कहते हैं ना, तो आंग आंग ऐसे पढ़िएगा, आंग अंग पढ़ते हैं ना। तो इसमें समझिए कि हई आपका स्वर हो गया ना, और इसमें व्यंजन है, स्वर और व्यंजन दोनों मिला रहता है, इसलिए क्या है, अंग और आ जो है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग जो है ये आपका व्यंजन वर्ण है। प्रश्न पूछे कि अनुस्वार और विसर्ग कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लगी हुई है, या स्वर वर्ण मिली हुई है, इसलिए हम इसको अंग और अ स्वर में नहीं गिनते हैं। स्वर वर्ण में आप जानते हैं ना कि 11 गो था, ये दो गो अगर मिल जाता तो 13 गो हो जाता, ये दो गो मिलता तो 13 हो जाता ना, लेकिन ये 11 पहले ही हट गया है, दो गो ही हट गया, क्योंकि ये क्या है आपका व्यंजन है। व्यंजन इसलिए है कि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता मिली हुई है, यानी कि स्वर वर्ण इसके साथ मिली हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत। और छात्र ज्ञ और स्र हम आपको पहले भी बताए हैं कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन है और यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्राय स्थान नहीं दिया जाता। अगर यह स्वतंत्र वर्ण अगर होता तो हिंदी छात्र ज्ञ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छ त्र ज्ञ और स्र यह चारों है व्यंजन में, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है। अगर ये स्वतंत्र व्यंजन होता तो इनको भी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में इनको वर्ण में स्थान, वर्णमाला में स्थान दिया जाता, लेकिन इनका वर्णमाला में स्थान नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। समझ में आ गया। पूछा है सबने, तो छात्र गया और स्र क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है, और इसके उच्चारण जो होता है ना, इसमें क्या है, यानी कि स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है। कोई दिक्कत। अब अभी देखेंगे उच्चारण स्थान, यानी कि एक ही क्लास में आपका वर्ण समाप्त हो जाएगा पूरा, और इसको पूरी ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में, और सिर्फ बोर्ड की ही नहीं कहिए, बल्कि आपकी कंपटीशन एग्जाम जो होगी उसमें भी अगर हिंदी का पेपर आता है तो एक दो क्वेश्चन निश्चित है कि सबसे रहता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखेंगे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ किसका उच्चारण स्थान है, देखिएगा कंठ किसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद में क्या है आपका तालु किसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद क्या है कंठ तालु मूर्धा। उसके बाद दंत किसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद आपका ओष्ठ, ओष्ठ जो है यह किसका उच्चारण स्थान है। तो क यानी क, देखिए तो क से कंठ से आवाज निकल रहा है, क कहिएगा
तो कंठ से आवाज निकलता है, तो कंठ के आवाज में आपका इसमें जैसे अ, देखिए अ, आ, कवर्ग और ह, ये सब क्या हो जाएगा आपका कंठ का उच्चारण स्थान है। समझ में आ रहा है? यानी कि अ, देखिए तो जीभ कहीं नहीं सट रहा है, आ कहीं नहीं सट रहा है, उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग कहीं सट रहा है, नहीं सट रहा है। कवर्ग जो है उसके बाद ह, कंठ से उच्चारण स्थान आ रहा है। उसके बाद क्या है आपका तालु, तालु में आपका हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद क्या हो जाएगा च, क्या हो जाएगा चवर्ग, यानी कि चवर्ग हो जाएगा। उसके बाद चवर्ग के बाद क्या होगा बताइए? चवर्ग के बाद हो जाएगा आपका य, तलाबे स, य, तलाबे स, ये सब क्या हो जाएगा आपका, इसका उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यह प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि क किसका उदाहरण है, यानी कि क कंठ से उच्चारण स्थान है, कंठ का उच्चारण स्थान क किसका उच्चारण स्थान है तो कंठ का है। अगर च किसका उच्चारण स्थान है तो तालु का उच्चारण स्थान है। उसी प्रकार से पूछता है कि मूर्धा, मूर्धा जैसे कि कंठ से जब निकलता है ना तो देखिएगा ऐसे करके होगा, तो यहाँ पे क्या होता है जो बीच वाला जो भाग है ना, देखिएगा ऐसे करके है, आपके कंठ से निकलता है तो ऐसे करके निकला हुआ है, तो जो ऊपर वाला स्थान है उसी को हम मूर्धा कहते हैं। जो तिरछा ऐसे की तरह है आपके मुंह में, तो उसी को हम क्या कहते हैं मूर्धा कहते हैं। जैसा ट, देखिए ट बोलिए तो ट, जीभ जाके ऊपर सट रहा है, जहां पे ऐसे है उसी पर जाके सट रहा है ना, क्या हो जाएगा आपका मूर्धा हो जाएगा। जैसे टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद रहलन, उसके बाद मूर्धन्य सहलन, मूर्धन्य स, र कहिए तो जीभ जाके सट रहा है कि नहीं सट रहा है। उसके बाद मूर्धन्य स कहिए तो जाके सट रहा है, री, री वो भी जाके सट रहा है ना। उसके बाद है आपका टवर्ग, ये सब हो गया। दंत, दंत मैंने कि दांत, जिसके उच्चारण में जीभ जाके दांत में सट जाए, जैसे त कहता है ना, टवर्ग हो गया। तो बोलिए तो दांत में जीभ सट रहा है, यानी कि ध्यान में रखिएगा कि जीभ जहां जाके सट जाए, अगर नहीं सट रहा है तो कंठ, जीभ कहीं नहीं सट रहा है तो कंठ, और उसके बाद जीभ जहां जाके सट जाए। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कंठ कौन है, तो गर्दन से निकला हुआ कंठ हो गया, निकल रहा है ना क, यानी कि जोर से बोलते हैं तो क आपका गर्दन से निकलता है ना, यह कंठ हो गया। उसके बाद च, तालु, दांत के ऊपर वाला भाग और मूर्धा के बीच वाले भाग, मूर्धा और दांत के बीच वाला जो भाग है उसी को क्या कहते हैं तालु कहते हैं। देखिए मूर्धा जो निकला हुआ है ना, कंठ से निकला, ऐसे करके निकला हुआ है, तो जो कंठ से आवाज निकल गया, और ऐसे आने के बाद में अगर हो गया आपका जो ऊंचा वाला स्थान दिखा वो क्या हो जाएगा मूर्धा हो गया। और ऊंचा के बाद दांत के पहले वाला च, देखो तो दांत के पहले जाके सट रहा है, सट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा, च तालु हो जाएगा। ट, जीभ जाके ऊपर एकदम लड़ रहा है ना पूरा एकदम, जो तिरछा की तरह है ऊपर वाला बीच वाले भाग में, वहां जाके सट रहा है ट, उसको क्या कहते हैं मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं मूर्धा कहते हैं। और दंत, दंत मैंने दांत में जीभ जहां जाके सट जाए, जैसे किसी उच्चारण बोलो, जैसे तो कहो तो कहोगे तो जीभ जाके दांत में सटेगा, सटता है। उसके बाद लहलन, यानी कि लहलन, ल बोलो तो जाके दांत में सट रहा है कि नहीं, ल सट रहा है, हाँ। उसके बाद में देखो ना सट रहा है कि नहीं। उसके बाद में क्या है आपका तालाबे स, इसके बाद तालाब सॉरी दंत स, दंत स, ये दंत से जाके लड़ रहा है दांत में, जीभ जाके लड़ रहा है ना, दांत जहां जाके सट जाए समझ जाओ कि वही उसका उच्चारण स्थान हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद है ओष्ठ, ओष्ठ माने ओठ, जैसे प कहता है ना, तो प कहां जाके सट रहा है, प ओठ में जाके सट रहा है ना, जैसे प वर्ग हो गया, प फ ब
देखो तो जीभ कोई नहीं सट रहा है, खाली दोनों ओठ पे जाके सट रहा है, जाके दोनों ओठ पर सट रहा है ना, एक दूसरे में ओठ सट रहा है। तो प फ ब भ म ये क्या हो जाएगा आपका ओष्ठ हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि प का उच्चारण स्थान जब आ जाएगा तो ओष्ठ हो जाएगा। इसमें आ गया समझ में? हाँ, उसी प्रकार से छोटी ऊ दीर्घ ऊ, यानी कि छोटी ऊ और दीर्घ ऊ, इसका इसमें आ जाएगा, पवर्ग में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपका वर्ण में कहीं से भी अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। और ये इस प्रकार से वर्ण की परिभाषा सारा हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपकी बोर्ड की परीक्षा में तो हर हालत में पूछता है, ना पूछने को तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हई जो है ना, उच्चारण स्थान सबसे अधिक 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल ही रहता है, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो। ऑब्जेक्टिव में उच्चारण स्थान से हर हालत में रहता है, लेकिन इसमें ध्यान ही देखना है कि कंठ के उच्चारण से कौन सा आवाज निकल रहा है, यानी कि कौन सा शब्द या अक्षर हम बोलते हैं, कौन सा अक्षर बोलते हैं जिसके उच्चारण में हम कंठ का प्रयोग करते हैं, जहां जीभ कहीं नहीं सटता है, सिर्फ आवाज निकलता है। समझ में आ गया ना? ये देखिएगा तालु कहाँ जाके सट रहा है, तालु जहां सटेगा उसका स्थान हम देंगे, यानी कि जीभ जाके जहां सट जाए, जैसे हम चौ तो तालु में सट गया, लेकिन ध्यान ही देंगे कि मेरा कंठ कौन है, तालु कौन है, मूर्धा कौन है, दंत कौन है और ओष्ठ कौन है। ये सबसे बड़ी चीज है समझना, ये पांचों जो है ना, ये पांचों कौन कौन है हमारे मुख में। और दांत जहां जाके सट जाए, जिसके उच्चारण में, जिसके पहला अक्षर के उच्चारण में दांत में सॉरी जीभ जहां जाके सट जाए, समझ जाए कि वही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यह टोटल वर्ण आपका एक ही क्लास में खत्म हो गया। किसी को दिक्कत अगर कहीं से भी हो तो बोलिए। किसी को दिक्कत भी है? तो यह टोटल वर्ण आपका एक साथ हो गया, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान से जरूर देखिएगा, पूरा